इंडिया में बैंक मर्जर का असली कारण सिर्फ सरकार की मर्जी या प्राइवेटाइजेशन की चाल नहीं है। इसके पीछे पूरा इकोनॉमिक और बैलेंस शीट का खेल छुपा होता है। असली मकसद है कमजोर बैंकों को डूबने से बचाना, बड़े और मजबूत बैंक बनाना, एनपीए के पहाड़ को कंट्रोल करना और भारतीय बैंकों को इतना बड़ा बनाना कि वे दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोन दे सकें। सोचिए, जिस देश में कभी 27 से ज्यादा सरकारी बैंक हुआ करते थे, आज गिनती करके सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं और आने वाले सालों में ये संख्या और भी कम हो सकती है। क्या ये सिर्फ एक कागजी जुगाड़ है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान चल रहा है? आपने एसबीआई प्लस उसके एसोसिएट बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस देना प्लस विजया बैंक, पीएनबी, कैनरा यूनियन बैंक वाले मेगा मर्जर्स के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया में बैंक मर्जर क्यों किए जाते हैं? असली कारण क्या है और इसका सीधा असर आप और हम जैसे आम ग्राहकों पर क्या पड़ता है? आज के इस वीडियो में हम बिना भारी भरकम फाइनेंशियल जार्गन के सिंपल हिंदी में समझेंगे कि बैंक मर्जर की मजबूरी क्या है, सरकार ये सब कर क्यों रही है, एनपीए और बैड लोन्स का यहाँ क्या रोल है और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे आम आदमी का फायदा है या नुकसान। सबसे पहले एक लाइन में समझिए, बैंक मर्जर मतलब दो या दो से ज्यादा बैंकों का मिलकर एक नया बड़ा बैंक बन जाना। जैसे पहले अलग अलग बैंक्स थे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, लेकिन आज ये सब किसी न किसी बड़े बैंक का हिस्सा बन चुके हैं। अब उनके नाम अलग नहीं दिखते, लेकिन उनकी ब्रांच, उनके ग्राहक, उनका स्टाफ सब मिलकर एक ही बड़े बैंक की छतरी के नीचे आ गए हैं। सरल भाषा में ये वैसा ही है जैसे परिवार में 5 छोटे छोटे बिजनेस चल रहे हों, सबकी हालत थोड़ी कमजोर हो तो सब मिलकर एक बड़ा कंसोलिडेटेड बिजनेस बना लिया जाए, ताकि कॉस्ट भी बचे, रिस्क भी कम हो और बाजार में पकड़ भी मजबूत हो। रीजन नंबर 1, एनपीए और बैड लोन्स का पहाड़। इंडिया में बैंक मर्जर का सबसे बड़ा असली कारण है एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसे आम भाषा में बैड लोन्स भी कहते हैं। कई सरकारी बैंकों ने सालों तक बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को हजारों करोड़ के लोन दिए, जो बाद में फंस गए, डिफॉल्ट हो गए, कोर्ट केसेस में चले गए या हेयर कट लेकर लिखने पड़े। ऐसे में छोटे और मंझोले पीएसबी की बैलेंस शीट कमजोर हो गई, कैपिटल कम, प्रॉफिट कम, प्रोविजनिंग ज्यादा और रेगुलेटर का दबाव अलग से। जब कोई बैंक लगातार एनपीए में डूबा रहता है तो दो रिस्क पड़ जाते हैं। एक, वो नए लोन ठीक से नहीं दे पाता, दूसरा, उस पर भरोसा कम होने लगता है। इसीलिए सरकार और आरबीआई ने स्ट्रैटेजी बनाई कि कमजोर या ज्यादा एनपीए वाले बैंक को किसी रिलेटिवली स्ट्रांग बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए, ताकि बैड लोन्स का भार अकेले छोटे बैंक पर ना रहे, पूरा बड़ा बैंक मिलकर इस शॉक को अब्सॉर्ब कर सके। रीजन नंबर 2, स्ट्रांग और ग्लोबल लेवल के बैंक बनाना। दूसरा बड़ा रीजन है साइज और स्केल। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में कुछ ही बहुत बड़े बड़े बैंक होते हैं जिनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाई वॉल्यूम कॉर्पोरेट लोन्स और ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। इंडिया में पहले सिनेरियो ये था कि बहुत सारे छोटे छोटे पीएसबीज थे, सब अपने अपने लेवल पर स्ट्रगल करते हुए और आपस में ही कंपटीशन करते हुए। जब एसबीआई ने अपने एसोसिएट बैंक्स और भारतीय महिला बैंक को अपने में मिला लिया तो ये दुनिया के टॉप 50 बैंक्स में शामिल हो गया, यानी अब ये सिर्फ नेशनल नहीं, ग्लोबल लीग में खेलने की क्षमता रखता है। गवर्नमेंट की सोच यह है कि फ्यूचर में कुछ गिने चुने लेकिन बहुत मजबूत पीएसयू बैंक्स बने जो विकसित भारत 2047 टाइप विजन को सपोर्ट कर सके, यानी हाई क्रेडिट डिमांड, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, सबको बड़े पैमाने पर फाइनेंस कर सके। रीजन नंबर 3, फ्रैगमेंटेड सिस्टम और डुप्लीकेट नेटवर्क। मान लीजिए एक ही शहर में एक ही रोड पर 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अलग अलग ब्रांचेस हैं। सबकी रेंट, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, सिस्टम्स सब अलग अलग कॉस्ट ले रहे हैं, लेकिन कस्टमर वही आसपास की पॉपुलेशन है। जब ऐसे बैंक्स मर्ज हो जाते हैं तो मैनेजमेंट ये डिसाइड कर सकता है कि किन ब्रांचेस को कंसोलिडेट किया जाए, कहां 2 ब्रांचेस की जगह एक बड़ी ब्रांच हो, कहां डिजिटल चैनल्स को पुश करके कॉस्ट कम की जाए। इससे क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट कम, ब्रांच और स्टाफ का बेटर यूटिलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश। यानी मर्जर के बाद बैंक के पास कॉस्ट बचाने और एफिशिएंसी बढ़ाने का सीधा मौका मिलता है। रीजन नंबर 4, कैपिटल एडिक्वेसी और बैसेल नॉर्म्स। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स और रेगुलेटरी प्रेशर। आरबीआई और इंटरनेशनल बैसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से बैंकों को एक मिनिमम कैपिटल रखना होता है, ताकि किसी भी लॉस की सिचुएशन में वो कस्टमर का पैसा सुरक्षित रख सकें और सिस्टम में पैनिक ना हो।
छोटे और कमजोर बैंक्स को बार बार सरकार से रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही थी, यानी टैक्स पेयर के पैसे से उन्हें बार बार बचाना पड़ता था। अगर 27 अलग अलग पीएसबी बैंक्स हों तो गवर्नमेंट को बार बार अलग अलग जगह पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन अगर वही सिस्टम कंसोलिडेट होकर 10-12 बड़े बैंक्स में बदल जाए तो गवर्नमेंट को कम एंटिटीज में कैपिटल डालना होगा और वो बैंक्स अपने स्केल की वजह से खुद भी मार्केट से कैपिटल रेस कर सकते हैं। इसीलिए मर्जर्स को एक तरीका माना गया कि कम संख्या में लेकिन कैपिटल वाइज मजबूत बैंक क्रिएट किए जाएं जो बेसल नॉर्म्स भी कंफर्टेबली फॉलो कर सके। रीजन नंबर 5, डिजिटल बैंकिंग, टेक और एफिशिएंसी। आज बैंकिंग सिर्फ ब्रांच और पासबुक तक सीमित नहीं है। आज कंपटीशन यूपीआई एप्स, फिनटेक्स, निजी बैंकों और नियो बैंक से है। ऐसे में हर छोटे पीएसबी बैंक के लिए अलग से कोर बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल ऐप, डिजिटल इंफ्रा मेंटेन करना महंगा और इनएफिशिएंट है। जब बैंक्स मर्ज होते हैं तो उनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी यूनिफाई किया जाता है। एक ही सीबीएस, एक ही इंटरनेट बैंकिंग, एक ही मोबाइल ऐप इकोसिस्टम, जिससे आईटी कॉस्ट कम, साइबर सिक्योरिटी बेहतर, नए डिजिटल प्रोडक्ट्स फास्ट लॉन्च हो पाते हैं। यही वजह है कि कई मर्जर्स में प्रायोरिटी ये रही कि जिन बैंक्स के टेक्नोलॉजी सिस्टम्स कंपैटिबल हों उन्हें एक बकेट में रखकर मर्ज किया जाए ताकि इंटीग्रेशन स्मूदर हो सके। रीजन नंबर 6, वीक बैंक्स को डूबने से बचाना। एक और स्टार्क लेकिन रियल रीजन है कि कुछ पीएसबी बैंक्स इतने कमजोर हो गए थे कि अगर उन्हें किसी स्ट्रांग बैंक के साथ मर्ज ना किया जाए तो उनके फेल होने का रिस्क बढ़ जाता। बैंक फेल होने का मतलब सिर्फ उस बैंक का नुकसान नहीं, पूरा बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट की दिक्कत, डिपॉजिटर्स की चिंता और सिस्टमिक रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए सरकार ने रेजोल्यूशन की बजाय कई केसेस में मर्जर का रास्ता चुना, यानी कमजोर बैंक को बंद करने की बजाय उसे एक बड़े और मजबूत बैंक में मिला दिया जाए ताकि कस्टमर्स के डिपॉजिट्स भी सेव रहें और मार्केट में गलत सिग्नल भी ना जाए। येस बैंक के केस में भी एक तरह की रेस्क्यू अप्रोच देखी गई, जहां एसबीआई और दूसरे इन्वेस्टर्स को लाया गया ताकि बैंक कोलैप्स ना हो और सिस्टम पर शॉक ना पड़े। आम कस्टमर के लिए फायदा क्या? अब सवाल, इससे आम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले आपकी डिपॉजिट सेफ्टी। बड़ा कैपिटल स्ट्रांग बैंक आमतौर पर छोटे कमजोर बैंक से ज्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि उसके पास कैपिटल बफर, गवर्नमेंट बैकिंग और रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी ज्यादा होती है। दूसरा, आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैरायटी ज्यादा मिल सकती है। ज्यादा ब्रांचेस, ज्यादा एटीएम्स, बेटर मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, एसएमई लोन्स, होम लोन्स, सब एक ही बैंक के अंदर। तीसरा, जैसे जैसे बैंक का स्केल बढ़ता है कॉस्ट ऑफ फंड कम हो सकती है, जिससे लॉन्ग टर्म में कंपिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स और बेटर सर्विस क्वालिटी मिलने की संभावना रहती है। हाँ, ये सच है कि हर कोई बैंक मर्जर से खुश नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन कंपटीशन कम कर सकता है, रीजनल फोकस कम हो सकता है और बड़ी एंटिटीज अगर इनएफिशिएंट हो जाएं तो टू बिग टू फेल का नया खतरा खड़ा हो सकता है। कर्मचारियों के बीच भी जॉब सिक्योरिटी और ट्रांसफर को लेकर चिंता रहती है और यूनियंस कई बार इन मर्जर्स का विरोध करती हैं। कस्टमर्स के लिए भी रूरल एरियाज में कुछ ब्रांच मर्ज या शिफ्ट होने से इमीडिएट असुविधा हो सकती है। हालांकि ओवरऑल इंटेंशन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने का ही रहता है। जरूरी बात, यह प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। रीसेंट रिपोर्ट्स और डिस्कशन से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार आने वाले सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और कंसोलिडेट करने की तैयारी में है ताकि अंत में कुछ लिमिटेड लेकिन बहुत बड़े पीएसयू बैंक्स बचे। कई प्रपोजल्स जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज करके दूसरा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक बनाना या साउदर्न रीजन के दो बैंक को, इंडियन बैंक और ओवरसीज इंडियन बैंक को एक साथ लाना एक्टिवली डिस्कस हो रहे हैं। मतलब साफ है, दिशा फ्यूअर बट स्ट्रॉन्गर बैंक्स की तरफ ही जा रही है। तो जब अगली बार आप सुने कि फिर से दो बैंक मर्ज होने वाले हैं तो इसे सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन समझकर इग्नोर मत कीजिए। इस एक मर्जर के पीछे एनपीए की सफाई, कैपिटल की मजबूती, ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन, डिजिटल बैंकिंग का फ्यूचर और आपके डिपॉजिट की सेफ्टी तक सब जुड़ा होता है। एक लाइन में कहें तो इंडिया में बैंक मर्जर्स का असली मकसद है सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ बनाना। कम लेकिन ज्यादा मजबूत बैंक जो बड़े बड़े झटके झेल सकें, अर्थव्यवस्था को फ्यूल कर सकें और आम ग्राहक के पैसे को ज्यादा सुरक्षित रख सकें। अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक पर एक दूसरा पार्ट बनाया जाए जिसमें हर बड़े मर्जर का केस बाय केस ब्रेकडाउन और उसका इंपैक्ट समझाया जाए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखकर जरूर बताइए।